Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का टेस्ट नंबर 27 लेकर आया हूं, जिसमें पूरे ही 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे संपूर्ण सिलेबस से। देखिएगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रीट 2021 हिंदी लेवल 1, लेवल 2, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी, सभी को एक समान अनुपात में रख कर के ये टेस्ट बनाया गया है। इसलिए देखिए, पूरा टेस्ट ही आपको देखना है, 20 करने की पूरी कोशिश करना है आपको। 20 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें राइट हो जाए, ऐसा आपको एक टारगेट बनाकर इस टेस्ट को हल करना है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, किसमें सभी शब्द तत्सम नहीं हैं? अमूल्य, दैत, दधि, स्वर्ण, आम्र, स्वर्ण, कुपुत्र, कर्ण, ओष्ठ, जिह्वा, हस्त, प्रस्तर, अक्षी, मुंह, क्षेत्र और पूत। तो मित्रों, प्रश्न पूछ रहा है कि सभी शब्द किस विकल्प में नहीं हैं। तो मित्रों, प्रथम विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, दूसरे विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, तीसरे विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, लेकिन चौथा जो विकल्प है अक्षी, मुंह, क्षेत्र और पूत, तो ये जो मुंह शब्द है ये क्या है? तत्सम नहीं है साथियों। इसलिए यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है, आपको सिर्फ एक ही शब्द पकड़ना था, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 में आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, इसके पहले मैंने सिगमंड फ्रायड का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 20 क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड से संबंधित। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हर बार उनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसको जरूर देखिएगा। और साथ में समास का शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो अपलोड किया है हिंदी के लिए। शॉर्ट ट्रिक वाला, समास को देखते ही कैसे पहचान सकते हो, तो साथियों आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? पहला विकल्प है हिमालय, काशी, शहर, दूसरा है दिल्ली, पहाड़, कामना, तीसरा है पहाड़, बालक, नदी, और चौथा है शहर, पहाड़ और मोहन। तो सभी शब्द जहां पर जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है उस विकल्प का चयन कीजिए साथियों। प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? मित्रों देखिए, जो हिमालय शब्द है ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है, जो दिल्ली शब्द है ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है, जो यहाँ पर मोहन शब्द है ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है। तो इनमें जातिवाचक सभी शब्द संज्ञा नहीं है। देखिए, तीसरा जो विकल्प है पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक एक जातिवाचक संज्ञा है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। मतलब इसमें तीनों ही विकल्प कैसे है? जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। राधा मंद मंद नाचती है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक। तो मंद मंद नाच रही है, कैसे नाच रही है? मंद मंद। अगर आप कभी भी क्रिया विशेषण पूछा जाए आपसे और आपका उत्तर कैसे से हो, तो इसका मतलब वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है साथियों। तो ये किसका उदाहरण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। राधा कैसे नाच रही है? मंद मंद। परिणामवाचक में मात्रा बताई जाएगी, कालवाचक में समय बताया जाएगा, स्थानवाचक में जगह बताई जाएगी। तो साथियों यहाँ रीति मतलब ढंग या तरीका बताया जा रहा है। तरीका या रीति या ढंग जहाँ बताया जाता है तो उसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह वाक्य किस प्रकार का है? साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि कैसी हो जाती है? भ्रष्ट। तो ये की से जुड़ रहा है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित है पूर्ण रूप से, अतः ऐसी सिचुएशन में हमेशा मिश्रित वाक्य होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 4 में। तो मित्रों इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? मिश्रित वाक्य। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। पहला विकल्प है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
मेरा बड़ा भाई निखिल पेशे से वकील है। यदि भाग्य में लिखा है वह तो होकर रहेगा। सब काम सोच समझकर करना चाहिए। तो मित्रों, सब काम सोच समझकर करना चाहिए साधारण वाक्य है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये संयुक्त वाक्य है। मेरा बड़ा भाई निखिल पेशे से वकील है। तो साथियों, ये भी मिश्र नहीं है बल्कि मिश्र वाक्य है। यदि भाग्य में लिखा है वह तो होकर रहेगा। एक वाक्य दूसरे के ऊपर यहाँ पर भी आश्रित है। तीसरा विकल्प सही रहेगा। जहाँ आश्रित वाक्य होता है वही मिश्र वाक्य कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है? खाना बना दिया गया है, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, मुझसे अब चला नहीं जाता, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो मुझसे चला नहीं जाता ये तो भाववाच्य का उदाहरण है। प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। खाना बना दिया गया है ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। स्त्री प्लस उचित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। स्त्री चित, स्त्री उचित, स्त्रीउचित और स्त्रीउचित। तो साथियों, कौन सा सही है? मात्रा वगैरह सब कुछ देख करके सही आंसर देना है आपको। देखिए, स्त्री प्लस उचित, तो यदि ई के बाद असमान स्वर आ जाए तो वहाँ होती है यन संधि और ई का हो जाता है ये। तो ये कहाँ पे आ रहा है? 2 जगह आ रहा है बीच में, मतलब तीसरा या चौथा। तो साथियों, यहाँ पर चौथे में क्या हो रहा है? च में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, जबकि यहाँ छोटी ई की है, छोटी ई की आनी चाहिए। अतः स्त्री उचित ये जो शब्द बन रहा है यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मित्रों, प्रश्न नंबर 8 पे है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? मनोकामना, अधो वस्त्र, मनोज और सरोवर। तो सबसे पहले देखिए, विसर्ग संधि नहीं है ये पूछा है। तो सरोवर का होता है सरह प्लस वर, बराबर शब्द बनता है सरोवर। मनोज का होता है मन है प्लस जय, बराबर शब्द बनता है मनोज। अधो वस्त्र का होता है अधः प्लस वस्त्र, बराबर शब्द बनेगा अधो वस्त्र। लेकिन साथियों, ये जो मनोकामना शब्द है, हम अगर विच्छेद करें तो मन है प्लस कामना, बराबर शब्द बनेगा आपके मन है कामना। तो साथियों, यहाँ मनोकामना नहीं बनेगा, इसलिए ये जो मनोकामना शब्द लिखा हुआ है ये गलत है साथियों। क्या है? ये गलत है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है प्रत्युत्तर, प्रदेश और प्रपत्र। प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश। प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र और प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। तो साथियों, कौन सा जो शब्द समूह है वो सभी में प्र उपसर्ग लगा हुआ है? तो साथियों, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए, पहले विकल्प को देखेंगे तो प्रदेश में प्र उपसर्ग है, प्रपत्र में प्र उपसर्ग है, लेकिन प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग है साथियों। तो ये गलत हो गया। प्रदेश में प्र है, प्रभाव में प्र है, लेकिन प्रत्येक में कौन सा है? वापिस प्रति है। फिर देखेंगे, प्रसाद में प्र उपसर्ग है, प्रपत्र में प्र उपसर्ग है, लेकिन ये जो प्रत्येक शब्द है वापिस इसमें प्रति उपसर्ग है। तो ये भी गलत हो गया। प्रभाव में प्र है, प्र प्लस भाव, प्र प्लस देश, प्र प्लस पत्र। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है साथियों 9वें क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ये जो शब्द समूह है इसमें सभी में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10, किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही लगा है? लुटेरा, लूट प्लस एरा। बचपन, बच प्लस पन। खिवैया, खेना प्लस वैया। लड़ाकू, लड़ना प्लस आकू। तो साथियों, राइट आंसर बताइए किसमें मूल शब्द और प्रत्यय सही लगा हुआ है? तो साथियों देखिए, लूट प्लस एरा लुटेरा, बच्चा प्लस पन बचपन होता है, तो ये तो गलत हो गया 10वें क्वेश्चन में। खेना प्लस वैया खिवैया नहीं होता है। लड़ाकू या लुटेरा कौन सा सही रहेगा? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों।
मित्रों लड़ना प्लस आकू लड़ाकू बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लूटना प्लस एरा होता है लुटेरा। पहला विकल्प गलत इसलिए हो जाता है आपका। इस क्वेश्चन पे आप हो सकता है 10वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प भी सही मानते हो, बट चौथा तो बिल्कुल सही ही है, लेकिन लूटना प्लस एरा लुटेरा होता है साथियों, इसलिए मैं इसको नहीं मान रहा सही, बल्कि चौथा आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके लिए आप कमेंट करके जा सकते हो, बट मेरा चौथा ही आंसर सही है यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं मित्रों। 11वां क्वेश्चन, चौवन्नी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो मैंने आज जो वीडियो डाला था समास का शॉर्ट ट्रिक वाला, वहाँ बताया था कि 1 सेकंड में कैसे पहचानोगे। तो चौवन्नी 4 आने संख्यावाची है ना, हमेशा संख्यावाची किस में होता है साथियों? द्विगु में होता है, जिसका अगर तीसरा अर्थ नहीं निकले तो 11वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। निम्न में से सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द है? धरती, तारा, घर और आंसू। तो तारा का तो हो जाते हैं तारे, घर का हो जाता है घरों, धरती का हो जाता है, धरती तो एक वचन नहीं रहेगा, धरती का कोई बहुवचन नहीं है, सॉरी, लेकिन बहुवचन में पूछा है तो आंसू, आंसू आ रहे हैं एक साथ, बहुत सारे बहुवचन यूनिक एक आंसू आ गया। तो साथियों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर है 12वें क्वेश्चन में। चलिए अब देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 13 को। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। कौन सा पदबंध है साथियों? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो जो राजस्थान के लोग, लोग तक यहाँ पर रेखांकित है, तो साथियों लोग शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, अतः ये एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 13 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 14, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो विस्मय आदि बोधक के लिए तो उद्धृत किसी कथन को किया नहीं जाता, बल्कि जो अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है साथियों, इसका प्रयोग किया जाता है किसी के कथन को उद्धृत करते समय। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 14 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। काट का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है? बुरे आचरण करना, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना और काट की तरह शुष्क होना। तो कई बार हम कहते हैं ना कि वो तो काट का उल्लू हो गया, मतलब साथियों वो अत्यंत मूर्ख व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है इस वाक्य का। प्रश्न नंबर 15 में आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। इनमें से कौन सा विलोम योग में सही है? मितव्ययी का अल्पव्ययी जो सही है उसको बताना है। निष्काम का सकाम, निकट का सन्निकट, नाश का विनाश। तो नाश और विनाश तो एक ही चीज हो गई है। मितव्ययी अल्पव्ययी दोनों ही एक चीज हो गई है। निकट और सन्निकट ये भी एक जैसी प्रियई है ये तो ये तीनों विलोम में सही नहीं है, बल्कि सही कौन सा है? निष्काम का सकाम। तो साथियों ये बिल्कुल सही विलोम योग में है, अतः दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए आशा है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 17। दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो और जिसका भेदना कठिन हो। तो दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा रहेगा? दुर्भेद्य, दुर्भेद्य, दुर मतलब यहाँ होता है कठिन, भेद्य मतलब भेदना। तो साथियों जिसको भेदना कठिन हो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है दुर्भेद्य। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और माननीय। तो मैथिली को ऐसे ही लिखा जाता है, प्रज्वलित को ऐसे ही लिखा जाता है, पैतृक को ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन माननीय नहीं होता है, बल्कि शब्द होता है माननीय। तो ये फिर क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, गलत हो गया साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 में।
तो चलिए अब आगे देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 19 को। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि, हर्बर्टीय विधि, दृष्टांत विधि और प्रश्नोत्तर। तो हर्बर्ट तो बाद में आई थी, ये तो गलत है। प्रश्नोत्तर भी बाद में आई थी साथियों, लेकिन दृष्टांत या व्याख्यान, दृष्टांत मतलब उदाहरण विधि, उदाहरण विधि के पहले आ गई थी व्याख्यान विधि। तो विकल्प नंबर 1 सही है, शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों ये, जिसमें छात्र बिल्कुल निष्क्रिय होता है और अध्यापक ही सक्रिय होता है। प्रश्न नंबर 19 में प्रथम विकल्प। चलिए प्रश्न नंबर 20 पाएंगे। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। मॉन्टेसरी ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने, फ्रोबेल ने और हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन वाचन से पहले सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा बताया गया है साथियों। प्रश्न नंबर 20 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 21 को। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य है कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। तो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, कविता में तो रसानुभूति होती है साथियों, इसलिए ये तो गलत हो गया। फिर जो आपके कहानी शिक्षण है, कहानी शिक्षण में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, बल्कि जो गद्य शिक्षण होता है, गद्य शिक्षण में कहानी, निबंध इत्यादि सभी चीज़ें आ जाती है, जिससे ही भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो साथियों विकल्प नंबर 2 सही है आपके 21 प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 22। मित्रों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। साथियों हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे वीडियो लेकर आए, और बहुत ही शानदार चीज़ें तभी लेकर आएंगे जब हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत और अभिनय प्रणाली और व्यास प्रणाली। तो कविता शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? गीत और अभिनय प्रणाली। और अगर जो यूँ एक और इसके अलावा अलग अलग आ जाता है तो फिर मैंने वो भी सिचुएशन आपको बता रखी है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। मित्रों प्रश्न नंबर 23 है भाषा शिक्षण में कार्य अंत में आता है वाचन कार्य, श्रवण कार्य, उच्चारण कार्य, लेखन कार्य। तो बताइए राइट आंसर 23वें का। मित्रों सबसे अंत में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सही क्रम है। तो लेखन कार्य सबसे अंत में आता है। विकल्प नंबर 4 सही है 23 में। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। साथियों 24 क्वेश्चन है वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन वाचन है वो, आदर्श वाचन है वो, अनुकरण वाचन है या समवेत वाचन है? तो उस वाचन का नाम बताइए जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में प्रयुक्त नहीं होता है साथियों। तो गद्य में और प्रयुक्त हो सकता है लेकिन पद्य में नहीं, तो उसको कहा जाता है मौन वाचन। मित्रों चूंकि मौन वाचन में क्या होता है कि गद्य में तो प्रयुक्त कर सकते हो लेकिन पद्य में आप मौन वाचन का प्रयोग नहीं कर सकते। मौन वाचन में तो मन ही मन में पढ़ना होता है, जबकि मौन वाचन में तो सुर, लय, ताल, यति, गति के साथ में रसानुभूति, भावानुभूति जब अध्यापक बोलेगा तभी तो मिलेगी। इसलिए मौन वाचन ये पद्य में उपयुक्त नहीं माना गया है। प्रथम विकल्प 24 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्षी, परोक्षी, आगमन और निगमन। तो साथियों जब ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन आए तो हम यूँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का भी करते हैं, परोक्ष का भी करते हैं, आगमन का भी करते हैं, निगमन का भी करते हैं। लेकिन फिर आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि जो सबसे बेस्ट होती है उसका चयन करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे बेस्ट कौन सी है? आगमन है। इसलिए 25 क्वेश्चन में आगमन विधि आपका राइट आंसर रहेगी साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही है। तो मित्रों 26वां क्वेश्चन है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति और उपरोक्त सभी। तो साथियों देखिए खेल विधि पर आधारित मॉन्टेसरी पद्धति भी है, किंडरगार्टन भी है और ह्यूरिस्टिक विधि भी। ह्यूरिस्टिक खोज पर आधारित है हालांकि, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको चौथा विकल्प सही करना होगा क्योंकि ह्यूरिस्टिक में भी आप खेल खेल के माध्यम से बच्चों में खोज का विकास कर सकते हो।
चौथा ही विकल्प 26 में सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 27। कौन सा भाषा संसर्ग विधि का गुण है? भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह एक उत्तम विधि है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है और उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को सही मान रहे हो तो बिल्कुल चौथा विकल्प इसका सही है, क्योंकि ये उपरोक्त सभी वाला है। तो साथियों ये तीनों ही भाषा संसर्ग विधि के गुण है। चौथा विकल्प 27 में राइट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 28 को। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ाना और व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास ही आ जाती है। तो जो अव्याकृति सिद्धांत या अव्याकृति विधि है ये कहती है कि व्याकरण को आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भाषा अगर बच्चा पढ़ता है तो व्याकरण उसे अपना आप ही आ जाएगी। 28 में आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। वाचन के क्रम में कौन सा सबसे पहले आता है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले किया जाता है आदर्श वाचन, फिर अनुकरण और फिर मौन बाद में किया जाएगा। तो यहाँ आदर्श वाचन सबसे पहले पूछा है। विकल्प नंबर 1 सही है 29 में। अब 30वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों, लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी अपना कर दीजिएगा मित्रों, और कमेंट करके जाइए कि 20+ कौन कौन आया। तो साथियों प्रश्न नंबर 30, वह विधि जिसमें वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है तथा वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं। व्यतिरेकी विधि, वाचन विधि, साहचर्य विधि और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है प्रश्न कि वस्तुओं के संपर्क में बच्चों को लाया गया और वस्तुओं के सामने उनके नाम वाले कार्ड रख दिए। अब उनको एक दूसरे से मिलान करना होता है साथियों। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी विधि को साहचर्य विधि कहते हैं। इसका निर्माण मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया था। तीसरा विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो आज के पूरे 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।